दोस्तों, मिडिल ईस्ट में माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया है। देर रात अमेरिकी फौज ने ईरान के कुछ ठिकानों पर, खासकर समुद्री तट से जुड़े हुए आइलैंड्स पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान की इस्लामिक सेना ने गल्फ रीजन में जो अमेरिकी बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उस पर ताबड़तोड़ मिसाइली अटैक किए हैं। अब गल्फ के टॉप न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा ने तस्दीक की है कुछ देर पहले कि ईरान की इस्लामिक सेना ने जो जवाबी हमले किए गए हैं, इसमें अमेरिका का जो नेवल बेस है बहरीन में, वहाँ पर टारगेट मिसाइल्स ने किया है, ईरान की मिसाइल्स ने टारगेट किया। कितना नुकसान हुआ है, ये खबरें अभी तक डिटेल नहीं मिल पाए। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि एक तरफ ट्रंप साहब ने दस्तखत करके पीस डील साइन कर ली, ईरान ने भी दस्तखत कर दिए, पाकिस्तान मीडिएटर जो था उसने भी दस्तखत कर दिए। सारी पीस डील होने के बाद, करार होने के बाद, फिर ये खेल क्यों हुआ? और जो खबरें आ रही हैं, इसमें यूएस के भी कुछ अखबार हैं, अरब के भी अखबार हैं, ईरान का भी कहना है कि जो सारी खुराफात हुई एक बार फिर से, इसके पीछे ट्रंप हैं और ट्रंप के लोग। अब इस खुराफात का पहला सबूत देखिए। ट्रंप के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इनको जानबूझकर बहरीन भेजा जाता है। ये बहरीन जाते हैं और बहरीन में वो गल्फ़ कंट्रीज़ के तमाम शेखों को और बादशाहों को बुलाते हैं, जिसमें यूएई भी है, कतर भी है, ओमान भी है। इनको बुलाकर मीटिंग करते हैं मार्को रूबियो, और ईरान के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं। और खुराफात नंबर 2, इसी मीटिंग में बहरीन में, जहां बादशाहों से मुलाकात हो रही है, वो ओमान पर प्रेशर डालते हैं और कहते हैं कि 60 दिन की जो बातचीत चल रही है, पीस टॉक्स चल रही हैं अमेरिका और ईरान के बीच, इसके बीच में आप एक टेम्पररी रूट बना लीजिए। हॉर्मुज़ पर आप एक टेम्परेरी, एक अस्थाई रूट, सी रूट बना लीजिए, जहां से यूएई की, कतर की, कुवैत की शिप्स जा सके। अब ये जानबूझकर ये सी रूट क्रिएट की जाती है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ओमान तैयार नहीं होता, क्योंकि ओमान ईरान का दोस्त है। उस पर प्रेशर डाला जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है, एक तरह से ओमान को ब्लैकमेल किया जाता है कि किसी तरह से ये एक नई सी रूट बना दो। अब दोस्तों, जाहिर तौर पर जब मार्को रूबियो ने ट्रंप की तरफ से जो खेल किया कि एक दूसरी रूट बनाने की बात की, तो ईरान को बुरा लगा। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये सीज़ फायर का उल्लंघन है, जो आपने एमओयू साइन किया है, जो शर्तों पर आपने दस्तखत किए हैं, ये उन शर्तों का उल्लंघन है, वायलेशन है। और फिर जब गर्मा गर्मी हुई तो ईरान ने भी एक वेसल पर वहां पर फायर कर दिया। अब ये एक तरह का प्रोटेस्ट फायर था, लेकिन इसको एक इशू बनाया यूएस की सेंट्रल कमांड ने, और ईरान पर चुन चुनकर हमले शुरू किए देर रात, जिसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल अटैक्स किया। और आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक युद्ध जैसी स्थिति फिर से आ गई। अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई, उनकी तरफ से जो सलाहकार है, उनके सबसे खास सलाहकार मोहसिन रज़ाई, आप मोहसिन रज़ा भी कह सकते हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट में कहा है कि जानबूझकर ये सीज़ फायर को तोड़ने की साजिश रची गई है। इसके पीछे ट्रंप हैं और ट्रंप के लोग हैं। मोहसिन रज़ा साहब ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका इस तरह से साजिश रचकर अगर सीज़ फायर को तोड़ता है, फिर से हमले करता है, तो इसका ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बल्कि हमारे पास वो हथियार हैं जो अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इन हथियारों की कल्पना इजराइल और अमेरिका ने नहीं की। यानी उनका कहना है सीधे सीधे कि इस बार हम ताबड़तोड़ हमले नए हथियारों के साथ करेंगे और इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगले 48 घंटे तक अगर ये स्थिति रुकती नहीं है, कूल डाउन नहीं होती है, तो ये फिर एक विकट समस्या पैदा करने जा रही है पूरी दुनिया के लिए, हमारे आपके लिए। क्योंकि फिर से जो हॉर्मुज़ की खाड़ी है, उसमें जो ऑयल का ट्रैफिक है, जो सी रूट है, ब्लॉक हो सकती है। हालांकि 1000 से ज़्यादा सेलर्स दोनों तरफ हॉर्मुज़ की खाड़ी के इस तरफ और उस तरफ हैं इस वक्त, और जाम की स्थिति है। लेकिन अगर ये जल्दी कोई हल नहीं निकलता, तो स्थिति फिर वहीं पहुंच जाएगी जहां 2 महीने पहले थी। यानी तेल, गैस, एल्युमिनियम, यूरिया, इन सब के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। और ये मुसीबत अब ट्रंप क्यों मोल ले रहे हैं?
ट्रंप जिनके यहां चुनाव हैं, ट्रंप की पार्टी की हालत खराब है, यूएस में प्रेशर है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं ट्रंप के अगेंस्ट जा रहे हैं, फिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं? यही सवाल मैंने अमरीश मिश्रा से पूछा कि भाई ट्रंप को क्या हो गया है, खुराफात के बाद खुराफात क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है और होने क्या जा रहा है? सुनिए, अमरीश मिश्रा साहब को सुनिए, जो ईरान के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ज़्यादातर वहाँ के जो डिफेंस के जो जर्नलिस्ट हैं उनके संपर्क में हैं, ईरान जाते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गल्फ़ और इजराइल की स्थिति भी पूरी तरह से समझते हैं। सुनिए, अमरीश मिश्रा साहब को सुनिए। अमरीश भाई, आप ही कह रहे थे कि भाई डील फाइनल हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, ट्रंप साहब ने दस्तखत कर दिए, ईरान मान गया, ट्रंप मान गया, गले लगा लिया, सब कुछ फाइनल हो गया, अमन चैन लौट आया, और फिर गोला बारूद, फिर जो है लड़ाई शुरू हो गई, फिर एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, फिर वही जो है हॉर्मुज पर जो है ट्रैफिक जो है जाम हो गया, सारे शिप्स रुक गए। ये ट्रंप को क्या हो गया, किस टाइप का ये आदमी है? भाई एक तरफ आप अमन चैन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है गोली चला रहे हैं। व्हाट इज दिस मैटर? ये बस दिमाग और कुछ सनकी टाइप का हो गया ट्रंप, मुझे लगता है। ही इज गॉन, ही इज ऑफ समवेयर। ऐसा क्यों कह रहे भाई? आज ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, आज ट्रंप से आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उनका उपराष्ट्रपति दूसरी भाषा बोल रहा है और ट्रंप दूसरी भाषा बोल रहा है। उपराष्ट्रपति तो यहां तक कह रहा है कि ओमान को ईरान के साथ सब कुछ मिलजुल के सॉल्व करनी चाहिए चीजें। उधर उनका दूसरा प्रतिनिधि मार्को रूबियो, वो जाके ओमान पे प्रेशर डाल रहा है कि अलग रूट बनाओ स्टेट ऑफ हुर्मुज से वेसल्स के निकलने का। तो ईरान तो नाराज हो गई, ये वायलेशन है एमओयू का, और ईरान ने मार दिया, एक शिप पे मार दिया, एवर लवली शिप जो ताइवान की शिप थी, और उसके बाद बवाल हो गई। नहीं, मैं चाह रहा हूं कि ट्रंप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, उनकी आदत है, या फिर एक गहरी साजिश हो रही है? मतलब आपको एक एक्सपर्ट के तौर पे क्या लग रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? नहीं, देखिए, ट्रंप इज रिस्पॉन्सिबल। ट्रंप एक आदत हो गई उनकी, किसी भी चीज, एक हाथ से शांति एक हाथ से जंग, ये उनकी आदत हो गई। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात लेकिन यहां और महत्वपूर्ण है कि ट्रंप ने जो ईरान से जो एमओयू साइन किया, वो ट्रंप पे दबाव था। दबाव किसका था? अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम कह रहा था। अब सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है, सेना भी आती है, ब्यूरोक्रेसी, कंपनीज भी आती है, कॉर्पोरेट्स भी आते हैं। उनका दबाव था कि तुम डील साइन करो, बहुत नुकसान हो रहा है, अब बहुत हो गया। तो ट्रंप ने जबरदस्ती मन मार के उसको साइन किया। अब ट्रंप हर कोशिश करेंगे कि डील खराब हो, ये भी सच्चाई। ये देखिए, और दुनिया फिर वही खड़ी हो गई जहां से निकलने की बात थी। ये कितनी बुरी बात है। नहीं, आपको क्या लगता है कि ओमान तो बहुत सच्चा दोस्त रहा, पूरी जंग में वो ईरान के साथ खड़ा हुआ, जैसे दो सगे भाई होते हैं, तो फिर ओमान ने अचानक ये अपना स्टैंड क्यों बदल लिया? क्या ओमान पर कोई प्रेशर है मिस्टर ट्रंप का, या ओमान के पीछे कनपट्टी पे पिस्तौल लगा दी है ट्रंप के आदमियों ने, ब्लैकमेल हो रहा है? ओमान ने ऐसा क्यों किया, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, ओमान को बॉम्ब करने की धमकी ट्रंप पहले ही दे चुके हैं। चलिए, वो एक तरफ रखते हैं। मार्को रूबियो अभी बहरीन में थे। मार्को रूबियो अभी परसों बहरीन में थे, वहां जीसीसी कंट्रीज की बैठक ली, उसमें ओमान भी था। उन लोगों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया, जिस ज्वाइंट स्टेटमेंट में वो बात थी, वो भी एमओयू का उल्लंघन, कि इंटरनेशनल वाटरवे है, ये फ्री होना चाहिए, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एमओयू में लिखा है ईरान का कंट्रोल होना चाहिए, क्लॉज 5। ओके, तो अब आप देखिए ना, खेल देखिए, जेडी वैंस दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं, वो प्रो ईरान प्रो एग्रीमेंट बात कर रहे हैं, और मार्को रूबियो को इन्होंने भेज दिया है एंटी ईरान और इस तरीके से बात करने को, और खुद अपना गाली गलौज कर रहे हैं ट्रंप जी। तो क्या अब पाकिस्तान जो इस डील का मीडिएटर है वो हस्तक्षेप करेगा, वो ओमान को समझाएगा, बहरीन को समझाएगा, यूएई को समझाएगा कि नहीं भाई, बड़ी मुश्किल से अमन चैन कायम हुआ है, फिर आप इसको जो है ध्वस्त मत करिए? तो क्या इस वक्त सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की वगैरह फिर से प्रेशर डालेंगे, या आपको लग रहा है कि ट्रंप खुराफात करने के मूड में आ गए हैं और वो चाहते हैं कि ये डील हो ना? नहीं, पाकिस्तान
कर सकता है, लेकिन देखिए यहां पर सिचुएशन है ईरान को रिस्पॉन्ड करना, और ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरे ख्याल से। अभी कोई, अब जैसे टर्की है, टर्की को $472 मिलियन का एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका दे रहा है, तो वो देखिए गाजर वहां लटका दिया। यहां पर जीसीसी कंट्रीज जो कि ईरान के साथ ही लगभग आ गई थी, कतर वगैरह भी, उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि फिर से मामला पलट सकता है, क्योंकि ईरान की डिप्लोमेसी भी उतनी स्ट्रांग है, और वहां एक कोशिश हो रही है, अराची और गालिबाफ बात कर रहे हैं जीसीसी कंट्रीज में। तो यहां पर मुझे लगता है कि जब ये जो डील खतरे में अभी आई है, इसको ईरान फिर अपने एग्रेशन से ही अमेरिका को लाइन पे ला सकता है। जीसीसी कंट्रीज और पाकिस्तान कुछ खास नहीं कर पाए। ओके, तो हम क्या मान के चलें, कि ये जो सारा खेल है, मतलब मेरा फाइनल क्वेश्चन है कि एक डील होती है, बड़ी मुश्किल से एक डील होती है, दोनों दुश्मन देश एक मेज पर आके बैठते हैं, साइन करते हैं और एक सुलहनामा हो जाता है। तो क्या लगता है कि इस वक्त आपको विलेन ओमान लग रहा है, यूएई लग रहा है, या फिर आपको विलेन जो है वो मिस्टर ट्रंप लग रहे हैं? हु इज द विलेन? मिस्टर ट्रंप इज द विल। वही डील की जो, अब जैसे क्लॉज 1 में लेबनान का सवाल है, अब लेबनान का सवाल हल करो। वो अपना, उन्होंने लेबनान की गवर्नमेंट और इजराइल में एक समझौता करा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। हिजबुल्लाह वहां ग्राउंड पे, उससे समझौता करो। या ईरान के साथ जो बात हुई है कि लेबनान से इजरायली फोर्सेस विड्रॉ करें, वहां करो। अब वहां कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो, वहां जंग बढ़ेगी लेबनान में। जब जंग बढ़ेगी तो फिर एमओयू फिर से गर्त में जाएगा। तो ये मुझे लगता है दीपक की ट्रंप विलेन है, और ट्रंप ने सोच लिया है कि मेरे इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं, और वो चाहे दुनिया को 6 महीने और दुनिया की अर्थव्यवस्था को डुबा दे। एक फाइनल क्वेश्चन, अगर ये 2-3 दिन में फिर से चीज़ें शांत नहीं हुई, मान लीजिए, और हालात अगर बिगड़ जाते, तो फिर हम वहीं वहीं पहुंच जाएंगे जहां तेल नहीं मिल रहा था, गैस नहीं मिल रही थी, एल्युमिनियम जो है उसकी सप्लाई की शॉर्टेज थी, यूरिया की शॉर्टेज थी, यानी लब्बो लुआब फिर उसी महंगाई के क्या कहते हैं, आग में हमको फिर झुलसना है। क्या फिर दिन खराब आ रहे हैं अगर ये 2-3 दिन के अंदर ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होता? नहीं देखिए, ट्रंप की वजह से दिन खराब ही आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अब की बार हम कुछ ऐसे हथियार ला रहे हैं जो जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता है। तो ये जो बात ईरान बोल रहा है, तो ईरान ने हमेशा जो बोला है करके दिखाया है। तो इसका मतलब है कि वो स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक जैसे ही इस बार इजराइल पे घातक स्ट्राइक होगी, और जैसे ही वो स्ट्राइक हुई, जंग फिर से हो जाएगी। तो ट्रंप ही ओके। इसके जिम्मेदार है, क्योंकि ईरान ओके। अब उस स्थिति में नहीं है। अब वो ईरान नहीं चाहता कि हम उस स्थिति में जाएं कि डील भी हो गई, ट्रीटी भी हो गई, और उसके बाद अब वायलेशन भी तुम करो, वो भी हम झेलें और हम कुछ ना बोले। ये अमेरिका उम्मीद करता है। ये बिल्कुल नहीं, गलत मेरा कहना है कि अगर है। 2-3 दिन में ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो क्या फिर हम वहीं खड़े हो जाएंगे जहां हम पहले थे, यानी तेल वेल की सप्लाई फिर से बाधित हो जाएगी, तेल गैस बिल्कुल, वगैरह? बिल्कुल, और इस बार तो बाबल मंदाब भी बंद होगा। ओ, चलिए भाई, बहुत अच्छी खबर नहीं है सुबह सुबह जो खबर मिली, और अभी दोपहर तक आप कह लीजिए, बल्कि शाम तक जो स्थितियां हैं बहुत अच्छी नहीं है। ट्रंप एक बार फिर से जो डील उन्होंने साइन की उसी को वायलेट कर रहे हैं। ओमान को जो है उकसा रहे हैं कि तुम एक नई रूट बना लो। गल्फ कंट्रीज के साथ बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वो ईरान का साथ दे रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति दोस्तों थोड़ी फिर से विस्फोटक है, और मैं सिर्फ ये ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से, कि भाई जो कुछ अब तक हुआ पिछले 10-12 घंटे में, अगर ये गोलीबारी बंद नहीं होती, अगर फिर से एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, ट्रंप खुराफात करते हैं, तो दुनिया फिर उसी मोड़ पर आके खड़ी हो जाएगी, ठहर जाएगी जहां वो 2 महीने पहले थी। यानी फिर से ऑयल की, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया का जो आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है वो हिट होगी, और इसका असर हमारी आपके जेब पर आ सकता है। तो फैसला ट्रंप को करना है, और देखना पड़ेगा, जैसे शुरू में कह रहे थे कि ट्रंप में एक सनक जब सवार हो जाती है, अगर मेंटल वो एक बार फिर से डिसबैलेंस होने लगते हैं, तो फिर वो खुद अमेरिका को ही एक गलत रास्ते पर नहीं ले जाते, बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान करते हैं। तो देखते हैं ट्रंप आगे क्या करते हैं। फिलहाल मैं तो यही चाहूंगा कि ये मसला सुलझ जाए, 2-3 दिन में नहीं सुलझा तो अमन चैन के बाद फिर जंग शुरू हो सकती है। भाई अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।